तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। जी। जी, जी। तो मेरा मेरा मैनेजमेंट का तजुर्बा था थोड़ा। मैंने 30-35 साल नौकरी की अपनी, और उसके बाद मैंने अपनी कंपनियां शुरू की। तो मेरी 2 कंपनियां हैं जो सोलर और वाटर प्यूरिफिकेशन, सोलर और एलईडी के स्पेस में एक कंपनी, और दूसरी कंपनी वाटर प्यूरिफिकेशन के स्पेस में काम करती है। तो उन कंपनियों को स्टार्ट कर दिया। अब मैं वहाँ मैनेजरियली इन्वॉल्व नहीं हूँ, फाइनेंशियली इन्वॉल्व हूँ। बस कुछ मतलब फिड्यूशियरी ड्यूटीज होती हैं वो करनी पड़ती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करता हूँ हर क्वार्टर, वरना मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो बाकी मुझे यहाँ मजा आता है। वो 2 साल लगा दोनों में। और यहाँ खेती बाड़ी थी अपनी थोड़ी फैमिली की। तो मेरा मेरा बेसिकली मेरे लिए एक जर्नी, एक एक्सपेरिमेंट था कि मैं कुछ बेसिक्स मैनेजमेंट के यूज कर सकूं एग्रीकल्चर में, क्योंकि मैंने बड़ी नई नई इंडस्ट्रीज में काम किया जो बड़ी हाई टेक्नोलॉजी एरियाज थी। जैसे मोबाइल टेलीफोनी था। मैं उसके पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का हेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस था जो ब्लड एंड प्लाज्मा फ्रैक्शंस बेचती थी। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है कि आप रॉ मटेरियल के स्टेज के बाद से, मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग में, और जब तक कंज्यूमर को वो लग नहीं जाता स्टोरेज कंज्यूमर में, उसको एक कोल्ड चेन में रखना पड़ता है, और आप फ्रीज भी नहीं कर सकते। वो 10 से 25 डिग्री के बीच में उसको रखना पड़ता है। तो वो बड़ी टेक्निकल बिजनेसेस थी। तो मैंने कहा कि तो खेती में भी, तो खेती इतना टेक्निकल तो हो नहीं सकता। पता चला खेती भी काफी टेक्निकल है और प्राय लोग खेती समझते नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं कुछ बेसिक चीजें, फंडे यूज करके मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। और आप देखेंगे, और मेरा बड़ा विश्वास है कि जो ग्रेटेस्ट आइडियाज आर द सिंपलेस्ट आइडियाज। तो पहली चीज मैंने ये की कि प्राय देखा कि लोगों की लैंड होल्डिंग्स बड़ी स्मॉल, बड़ी छोटी हैं। मेरी आवाज साफ है? मेरी आवाज आ रही है सुरेंद्र जी? अच्छा, म्यूट है। हाँ, शुक्रिया। भी हाँ, करना नहीं वो नहीं, ठीक है। ध्यान बट जाता है। आवाज एकदम आ रही है आपकी, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, शुक्रिया। तो मैंने पहले ये किया कि लैंड होल्डिंग्स चूंकि काफी छोटी हैं लोगों की, वो हमारे यहाँ कनाडा और अमेरिका की तरह 1000 हेक्टेयर के फार्म्स नहीं हैं, और 10,000 हेक्टेयर के फार्म्स नहीं हैं। तो मैंने ये किया कि छोटी लैंड होल्डिंग्स में क्या मैनेज किया जा सकता है उसको, और कैसे इंटेंसिवली मैनेज किया जा सकता है। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग की अपनी फर्स्ट टर्म मैनेजमेंट की लेसन्स थी कि जो चीज आपके पास कम है, मतलब यूटिलाइज योर मोस्ट स्केर्स रिसोर्सेज मोस्ट इंटेंसिवली, वो बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग का जो स्पिरिट होता है। तो हमने कहा कि लोगों के पास जमीन कम है, तो उस जमीन को हम बिल्कुल फ्लॉग कर सकें क्या, उस जमीन को हम कितनी बढ़िया तरह से यूज कर सकें, उसमें हमको बिल्कुल बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो देखा कि जो जमीन खेती के लायक नहीं है, पहले हम उसको यूज कर सकते हैं क्या। जैसे कोई लो लाइंग एरिया है जहां बार बार बाढ़ आता है, तो उनको तालाब बना दिया। तो हमारे पास अभी 6 तालाब थे पिछले साल, हमने 4 तालाब इस साल बनवाए हैं, 2 और बनने हैं। यदि बाढ़ जल्दी नहीं आई बारिश तो 2 और बन जाएंगे। तो 12 तालाब, और उनसे मिट्टी लेके जो थोड़ा नीचे था उन सबको लेवल कर लिया। हमारा थोड़ा फ्लड प्रोन एरिया है, कुछ एरियाज हमारे फ्लड प्रोन थे। तो एक जो जमीन है उसको हम यूजेबल बना लें, पहला। दूसरा था जो जमीन है हमारे पास, और मैं आपको कुछ पिक्चर्स भेजूंगा इस मीटिंग के बाद, जहां आपको पता चलेगा कि हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको। जैसे हमारा बगीचा था काफी, तो हम बगीचे में भी यूज कर सकते हैं क्या। हमारे पास मेड़ है, स्पेशली नेपाल से हमारे पास 2 लोग हैं। तो मेरा ननिहाल नेपाल के पास है। तो वहां देखेंगे कि लोग वहां पश्चिम की मेड़ पे और दक्षिण की मेड़ पे कम से कम, यदि चारों पे नहीं तो अरहर लगाते हैं जरूर धान के साथ। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में मेरा ननिहाल है। तो मैंने कहा हम वो क्यों ना कर सकते हैं, तो वो भी हमने किया था इस बार। तो मेड़ पे आपका पूरा दलहन साल भर का निकल सकता है। तो वो एक ये किया, मेड़ का यूटिलाइजेशन। जो तालाब हैं, तालाब के जो बैंक्स हैं, उनका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्या। तो स्पेशली फॉडर के लिए जो परमानेंट ग्रासेस होती हैं, पेरेनियल ग्रासेस, जो 7 से 8 साल तक चलती हैं। अब कुछ नेपियर की वैरायटीज हैं, सुपर नेपियर की, जो 8 साल तक चलती हैं। तो मल्टी कट, मतलब आप हर 31 दिन पे काट, मतलब 15-16 दिन पे काट सकते हैं उसको, और 8 साल तक काट सकते हैं। तो वैसी ग्रास, क्योंकि ग्रीन फॉडर हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन था।
तो पहली चीज ये है कि हम जितनी जमीन है उसको यूजेबल बना सकें, जो है उसको इंटेंसिवली यूज कर सकें, उसको यूज कर सके पहले, मतलब कुछ हम वेस्ट ना करें। हम मेड़ भी रखेंगे, मेड़ चौड़ी रखेंगे, मेड़ को वीड फ्री रखेंगे। वीड फ्री रखने के लिए हमको क्रॉप कवर चाहिए। उस क्रॉप कवर से मेरा दलहन तिलहन निकल जाएगा, साल भर का दलहन पर्टिकुलरली निकल ही जाएगा। तीसरी चीज है, मेरे पास ऑर्चर्ड का एरिया है, कुछ मेरे पास ऑर्चर्ड्स हैं। तो ऑर्चर्ड्स को यदि मैं ठीक से प्रून करूं, उसके भी मैं कुछ पिक्चर्स भेजूंगा। और उसमें हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे पिछली बार हमने उसमें आलू लगाया था, कुछ जगह में करीब मतलब 3-4 एकड़ में करीब आलू और मक्का लगाया था, जहां पेड़ छोटे थे। बाकी जगह जहां पेड़ थोड़े बड़े हैं वहां हम उसमें फॉडर उगा रहे हैं, वरना हम मेज डाल लेते हैं। थोड़ी यदि बरसात में पानी वानी लगने का भी चांस हुआ तो हम वहां नाली मतलब नाली पाली बना के, जो रिज एंड फरो बना के उसको यूज करते हैं। तो पहला फंडा ये था कि हम जमीन जो है उसको यूज कर सकें क्या। दूसरा ये है कि खेती में अब बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि खेती में जैसे डेयरी बिजनेस जो है ना, सिर्फ काउ डेयरी, वो राइस व्हीट मतलब पैडी व्हीट शुगर केन और लेंटल्स इंडिया में जितना प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू ज्यादा है डेयरी का इन चारों क्रॉप से, मतलब 3 क्रॉप और 1 क्रॉप कैटेगरी से पूरा, बस इतना बड़ा है डेयरी। और डेयरी प्राय फार्मर्स के माइंड में रजिस्टर भी नहीं होता। तो हम लोगों ने शुरू किया था, आज हमारे पास करीब 80 कैटल हैं, जिसमें करीब 20 मिल्च काउज हैं और बाकी बाफलोज हैं, सारे मुर्रा। तो वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। और वहाँ फॉडर की बड़ी कमी आती है, तो फॉडर के लिए और जो जब डेयरी करते हैं हम, तो डेयरी में हमारे साथ 2 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक ये ग्रीन फॉडर नहीं मिलता है, तो फॉडर के लिए हम लोगों ने बड़ा ये किया है, उसके भी कुछ पिक्चर्स भेजूंगा। हम साइलेज यूज कर रहे हैं अभी, तो करीब 2 बड़े साइलेज पिट्स आप देखेंगे, जिसमें कि करीब 20 एकड़ का मक्का हम काट के उसमें अभी साइलेज कर रहे हैं। मतलब मैंने पिक्चर्स कुछ पोस्ट किए हैं जो कि मेरे कैमरा में अभी थे, जो हम ये कर रहे हैं। उसके बाद जब आप एक बड़ी डेयरी रखते हैं तो आपके पास गोबर हैंडलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और याद है, मैं कुछ चैनल्स पे पहले पूछ रहा था, पोस्ट कर रहा था कि भाई गोबर गैस कोई मुझे बनाने के लिए बता दे, तो मुझे कोई इनपुट मिल नहीं सका। मतलब ज्ञान वाले काफी थे कि कैसे बनता है गोबर गैस, क्या होता है, निबंध लिखने वाले बहुत थे, पर मैंने कहा कोई बंदा जो वाकई मुझे बंदे दे जो बना सके मेरे लिए। तो वो नहीं बन पाया। तो हमने क्या किया है, अभी एक इंस्टॉल किया है, वो पिक्चर्स मैंने पोस्ट नहीं किए, वो भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। वो है जैसे कि वो ड्राइंग मशीन है, नीचे क्या हम गोबर को सिर्फ एक पिट में डाल देते हैं, एक एजिटेटर है जो उसको मिला लेता है, और ये मशीनें बहुत महंगी नहीं है। और उसके बाद वो एक पंप लगा है उसमें, उससे वो को ड्राई करके अलग रख देता है, और गोबर का जो पानी है वो अलग रख देता है, जिसको आप बतौर फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इससे आप गोकास्ट जो होता है, जैसे आप गोईठा बनाते हैं, कॉर्डन केक, उस तरह से आप सीधा शेप में, अपने डिजायर्ड शेप में आप लॉग्स की तरह भी उसको लकड़ी बना सकते हैं। हम उसको पाउडर फॉर्म में रखते हैं क्योंकि हमारे लिए वो मोस्टली हम खेत में अपने फिजिकल टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए सॉइल का यूज करते हैं। और जिस हिसाब से फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो लोगों को पता होगा कि जब ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अपने खेत का बढ़ता है तो हमारी फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, जो बायो अवेलेबिलिटी होती है प्लांट को, वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। जैसे कि रफली यदि हमारा कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.1% बढ़ता है यदि हमारे सॉइल का, तो हमारी पोटैश की रिसेप्टिविटी लगभग 12% बढ़ जाती है। वो 1700 रुपया का भी बैग आता है। डीएपी मतलब मेरे फास्फोरस की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो करीब 9 से 12% बढ़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन लेवल। तो हमारे फर्टिलाइजर का खर्चा और हमारे सॉइल की क्वालिटी दोनों बड़ी अच्छी मेंटेन रहती हैं। ठीक है ना? वो एक मिनट दे दिया। तो सॉरी, मैं थोड़ा मक्का बेच रहा था अपना, तो सामान भेज गए।
तो उसी को मैंने कहा कि मैं क्लियर कर दूं। तो हमने अच्छा अंकल है। को डेलीगेट कर दिया कि वो जो लोड कर रहा है आप लिख लीजिए उसको। इनफैक्ट यू कैन सी सम ऑफ इट हियर स्टिल स्प्रेड। शिशिर जी तो अगर चाहेंगे तो एक आध फोटो हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं पोस्ट कर दूंगा, मैं पोस्ट कर दूंगा। अच्छा। बड़ी लोगों को थोड़ा थोड़ा कुतूहल रहने दीजिए। जी। तो फिर क्योंकि वो लंबा हो जाएगा, लंबा हो ठीक जाएगा। ठीक। ठीक है। तो वो काउडन वो बड़ा इंटरेस्टिंग मशीन है। और हमारे पास एक ये भी मिशन है कि देखिए हम भगवान की दुआ से हम फाइनेंशियली थोड़े दूसरे फार्मर से थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो हमारे पास आई कैन अफोर्ड टू फेल कि हम हमें देख के कई लोग यदि उसको अडॉप्ट करें और जो इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, जैसे हमने मेरे पास ड्रिप इरिगेशन भी है, मेरे पास रेन गन भी है, मेरे पास लगभग सारे इरिगेशन मेथड्स मैंने ट्राई किए। पर जो मेरा फेवरेट है वो है रेन पाइप, जो 1500 रुपए में लगाया है हमने, 1500 रुपए से भी कम में है। उसकी भी पिक्चर्स मैं भेजूंगा। क्या बढ़िया से आधे घंटे में आप पटा सकते हैं अपना पूरा एकड़, बिल्कुल बरसात की तरह वो ये करता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। होल्स लगे हुए हैं, एक पाइप बिछा दो, एक अकेला आदमी सेट कर सकता है उसको। कोई भागने की जरूरत नहीं, खेत में ज्यादा पानी भी नहीं हुआ, ऐसा कि पानी लगा दिया और फिर उसके बाद वो मतलब बारिश आ गई तो फिर ज्यादा हो जाएगा, वो भी दिक्कत नहीं है। तो बड़ा अच्छा। मैं मतलब इस सीजन में भी जहां लोग अब बहुत डर के बिहार में मक्का लगाते हैं, मैं अभी मक्का काट के दूसरे खेत में मक्का लगा रहा हूं, फिर जहां गेहूं था। तो मतलब उसके लिए बड़ा मतलब कर्ज चाहिए, तो मैं कर रहा हूं। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके कारण ये होता है। हमने मधुमक्खी पालन भी किया है, मधुमक्खी भी लगाया है थोड़ा। हम अपनी वर्मी कंपोस्टिंग भी करते हैं। तो रफली पिछले 2-2.5 साल में हमने जो मतलब पॉन्ड्स का यूटिलाइजेशन, अपने ऑर्चर्ड्स का यूटिलाइजेशन, वो है। पोल्ट्री हम नहीं टच करते, वो भी एक अच्छा बिजनेस है, बट आई डोंट टच इट, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। पर वाकई बहुत अच्छा है, बड़ी सारी गवर्नमेंट की असिस्टेंस भी अवेलेबल है वहाँ। तो वो सारी बिजनेसेस हैं, पर थीम वही है कि हम उसको कितना इंटेंसिवली अपने जमीन को यूज कर सकते हैं, और कितनी स्ट्रीम्स में हम, कितनी इनकम स्ट्रीम्स हम उस फील्ड के लिए ला सकते हैं। मतलब ये एग्रीकल्चर प्रॉपर में ये अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर आई यहाँ। फिर कोई दूसरे लोग हों या कोई सवाल हो तो मैं उसको अटेंड कर, तो हम लोग वहां पे मूव करें। एक चीज बताना चाहता था कि ये फोरम जो है आज का, वो एक चौपाल की तरह है। तो हर कोई अपना अनुभव बांटे और थोड़ी बातचीत हो, रादर देन ए प्रेजेंटेशन। इसीलिए जान के प्रेजेंटेशन नहीं बनाया कि थोड़ी हम लोग बातचीत करें चौपाल की तरह। रंजन जी हैं, भट्टाराय साहब हैं, त्रिपाठी जी हैं, ये सबके सब किसी न किस तरीके जी हैं, किसानी से जुड़े हैं, और सबों को कुछ ना कुछ कठिनाई होती है। और ये पॉइंट जो है कि सबके पास कम जमीन वाले लोग हैं, हम सब कम जमीन वाले लोग हैं। तो क्या कठिनाई है और उसका उपयोग कैसे किया जाए, तो वो थोड़ा सा उस पर बातचीत करते हैं। और शिशिर जी जब लौटते हैं तो मुझे एक सवाल पूछना है। नहीं, मैं प्रेजेंट हूँ। तो शिशिर जी, और लोग सवाल पूछेंगे, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिसके पास मान लीजिए 5 एकड़ जमीन है, तो आपने तो कहा कि कुछ चीजें आपने बताई, लेकिन अगर मैं 5 एकड़ जमीन का किसान हूँ तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले किस तरीके से करूँगा? क्या हमें सोचना चाहिए? आप तो मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट रहे हैं, तो बताएं कि छोटा किसान जो है कैसे कुछ शुरू करे नई चीज। देखिए, एक मैं पहली चीज उसमें उसको देखने का एक दूसरा, मैं उसको उस 5 एक आपका सवाल मैं समझ गया। उस सवाल का मैं जवाब दूंगा, पर मैं आपके सवाल की थोड़ी जलेबी बनाना चाहता हूं पहले, ठीक है ना, कि वो थोड़ा घूम जाए। देखिए, 5 एकड़ मेरा है, ठीक है ना, 5 एकड़ मेरा है, मतलब उसका स्वामित्व है मेरे पास। इसका यह मतलब नहीं कि मेरी एफर्ट्स या मेरी अर्निंग्स उस 5 एकड़ पे ही लिमिटेड हो। मुझे आज भी मतलब करीब 20 से 22 हजार रुपए एकड़ में लीज पे खेती के लिए जमीन मिल सकती है, और मेरे पास यदि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो वो 5 एकड़ मेरे लिए 50 एकड़ हो सकता है। तो वो जो हम आर्टिफिशियल बैरियर्स अपने ऊपर बना लेते हैं, वो हम हटा लें पहले। तो 5 एकड़ में ही यदि हम करना चाहते हैं, यदि हमारा ये ब्रीफ है कि हम 5 एकड़ में करना चाहते हैं, तो हम पहले ये कर सकते हैं कि हम उस 5 एकड़ में से
1 इंच भी वेस्ट ना करें, ये कह रहे हैं। उस 5 एकड़ को हम 5 एकड़ का 5 एकड़ ही यूज करें, क्योंकि मेरे पास बहुत कम है तो मैं वेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, मैं उस 5 एकड़ को इंटेंसिवली यूज करूं, मैं 2 क्रॉप की बजाय वहां 3 क्रॉप ले सकता हूं, मैं मिक्स्ड क्रॉप्स कर सकता हूं। यदि रबी में, जैसे हमारा सीजन है, तो रबी हमारे लिए बड़ा शोर सीजन होता है, तो हम रबी में आलू और मक्का दोनों लगाते हैं। इनफैक्ट अभी जो आप मक्का देख रहे हैं, जिसकी आवाज सुनी होगी आपने, जो ट्रेडर आया था, तो मेरा मक्का कुछ हार्वेस्ट हो रहा था, वही ये ले जा रहा है। वो आलू वहां से मैं हार्वेस्ट कर चुका हूं 2 महीने पहले, उसी में लगा है। तो मैं कितनी क्रॉप्स ले सकता हूं उसको, मैं खेत को खाली ना छोड़ूं। खेत को खाली ना छोड़ने से फायदा ये होता है कि मेरी मतलब वीड्स नहीं उगती हैं खेत में, तो मेरी मेरे वीडिंग का खर्चा बहुत कम हो जाता है उसमें। मैं अपनी कॉस्ट लो कर सकता हूं, मतलब यदि मैं अपना खेती के साथ मैं पशुपालन तो जरूर ही करूं, कम से कम डेयरी तो मैं जरूर ही करूं, 5, 10, 20 गायें जितनी मैं रख सकता हूं। मैं यदि 5 एकड़ का फार्मर हूं तो मैं शायद वहां मतलब डेडिकेटेड फॉडर के लिए मैं जमीन नहीं उपलब्ध करा पाऊंगा, तो मैं अपनी बाउंड्रीज वगैरह पे नेपियर या इस तरह की चीजें लगा सकता हूं क्या? मैं अपनी बाउंड्रीज पे परपेचुअल जो पेरेनियल्स हैं सिल्विकल्चर के, वो लगा सकता हूं क्या, कि जो मेरा फिक्स डिपॉजिट हो गया, जो मैं 20 साल बाद लड़की की शादी में काम आए या बेटे को के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए काम आए, वैसे मेरे लिए पोते के इंजीनियरिंग कॉलेज में काम आए, वैसा मतलब हो सकता है क्या? जी, तो इसमें तो कई नई चीज़ें आपने बताई, तो मुझे अच्छा लगा। मैं दूसरों को छोड़ता हूँ, वो जी कोई बातचीत करें, कुछ। हेलो। हाँ रंजन जी बोलिए। और पंकज कुमार सिन्हा, पंकज जी आप आए हैं क्या अभी? पंकज जी हमारे, हाँ सीसी सर, आवाज तो सुन रहे होंगे, म्यूट में है सर। तो सीसी सर से मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, वो उसमें फर्टिलाइजर किस टाइप का आप यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? सीसी सर से मैं जानकारी चाहिए। देखिए, मैंने ऑर्गेनिक के बारे में काफी पढ़ाई की, और आपको बता दूं कि मैं रीजनेबली वेल एजुकेटेड हूं अब, ठीक है। पर ऑर्गेनिक में मैं फंस कहां जाता हूं वो बताता हूं आपको, और ऑर्गेनिक मेरे लिए संभव क्यों नहीं है पूरा रह पाना। ऑर्गेनिक इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो इमीडिएट, वो एक थोड़ा इमोशनल रीजन है, इमोशनल पॉलिटिकल रीजन समझ लीजिए, कि मैं श्रीलंका नहीं बनना चाहता। मेरे लिए 3 साल के ट्रांजिशन का समय नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली वालों को प्रूव करना होगा कि भाई आई कैन डू इट, वरना वो समझते हैं कि तुम यार हमेशा कॉर्पोरेट टाई वाले, तुम्हारे वश का रोग नहीं है, ठीक है, आए हो बड़ी खेती करने, तो इसलिए मैं वो हिट नहीं ले सकता। तो जहां लोग आज सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज कर रहे हैं, मेरे पास मेटेरिजियम, मैंने सॉपले, ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डिकम्पोजर मैं काफी यूज करता हूं। मेटेरिजियम, मैंने सॉपले, ब्यूवेरिया बासियाना वो भी यूज करता हूं, मैं ब्यूवेरिया बासियाना यूज करता हूं। लेकिन मेरे लिए फंस जाता हूं मैं कई, जब मेरे इंसेक्ट्स में ना, कई बार जब इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम आता है, तब मैं फंस जाता हूं। मेरे पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहां अवेलेबल नहीं है, और वो वेस्ट डिकम्पोजर और दूसरी चीजें काम नहीं करती, और ट्राइकोग्रामा कार्ड्स आपको मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। आप वो लेडी बर्ड ला नहीं सकते हैं, लेडी बर्ड बीटल्स हर जगह नहीं ला सकते हैं, और उसके बाद आप पहचानेंगे भी नहीं। तो मैं मिक्स्ड हूं, मैं मॉडरेट फर्टिलाइजर यूज करता हूं, मैं पेस्टिसाइड्स बहुत कम यूज करता हूं, मैं नॉर्मली सेफ लो रेजिड्यू, मैं नॉर्मली क्लोरोपाइरिफॉस नहीं यूज करता हूं, मैं साइपरमेथ्रिन नहीं यूज करता हूं, मैं डेल्टामेथ्रिन नहीं यूज करता हूं, मैं इमामेक्टिन बेंजोएट यूज करता हूं, मैं थाइमेथोक्सैम यूज करता हूं, उस तरह की चीजें, प्रोफेनाफॉस यूज करता हूं, मतलब बिना साइपर के कॉम्बिनेशन के।
तो वो सारी चीजें करता हूं, पर मैं प्योर ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही नहीं हूं, ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही नहीं हूं, ठीक है। और मैं नहीं समझता हूं कि मैं किसी को एडवाइस करूंगा कि वो प्योर ऑर्गेनिक जाए। वो प्योर ऑर्गेनिक अपने कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जरूर करे, ऑर्गेनिक कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जरूर करे, लेकिन ऑर्गेनिक वो यदि मतलब वो समझ लिया कि मतलब कि उसमें पेस्टिसाइड्स डालना या फर्टिलाइजर डालना गोहत्या है, तो वो धर्म की तरह मान के चलेगा तो नहीं होगा। और मार्केट आज भी ऑर्गेनिक के लिए नहीं है, मतलब स्पेशली छोटे शहरों में और बिहार के आसपास नहीं है बहुत बड़ा मार्केट। और मैं चूंकि मार्केट से थोड़ी दूर हूं, इसलिए मेरे लिए वो कमर्शियल ऑप्शन बनता नहीं है। जी, बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव बताया सर। लेकिन मैं एक हंस के एक बात बताना चाहूंगा कि आप बहुत ही एडवांस हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं जितनी बात आपने बताई। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको एक एडवाइस करना चाहूंगा। एक छोटे से प्लॉट में आप इसको करके देखें, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर कि हमारे ग्रुप में एक ऐसे फार्मर आए हैं जो कि एजुकेटेड और ऑर्गेनिक में आने के बाद मैं ये नहीं करना चाहूंगा किसी भी व्यक्ति को, जो मेरा अनुभव है वही मैं कर रहा हूँ कि एकाएक ऑर्गेनिक में आ गए। जैसे सीसी सर भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, काउ डंग यूज कर रहे हैं, तो उसमें एकाएक नहीं साइड होना है, ऑर्गेनिक में स्लोली आना है, क्योंकि हमारा सॉइल रेसिस्ट हो गया है केमिकल से, और उसमें ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन नहीं होगा। ये ट्रूथ है और ट्रूथ सिंगल होता है। लेकिन जैसे कि 50% का अगर आप रिड्यूस करते हैं, और आप वेस्ट डिकम्पोजर का भी नाम लिया आपने, तो वेस्ट डिकम्पोजर में जरूर आपने ये स्टडी किया होगा, प्रैक्टिकली करके देखा जाए कि अगर 5 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया और 5 किलो पोटास अगर हम डालते हैं, तो हम अगर यूरिया का यूज करते हैं डायरेक्ट, जैसे यूज करते हैं जनरल फार्म और केमिकल फार्मिंग में, तो उसमें कितना परसेंट हमारा यूरिया यूज मैंने नाइट्रोजन यूज हो पाता है, कितना परसेंट फॉस्फेट यूज हो पाता है डीएपी में, कितना परसेंट पोटास यूज हो पाता है हमारे ले में, और तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिकम्पोजर में अगर आप इस तरह से आप निश्चित ही चैनल आप सब्सक्राइब किए होंगे जहाँ तक आपकी बात से मालूम है। तो डॉक्टर किशन सर ने बताया है, मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा है, तो एकाएक केमिकल से साइड नहीं होना है। और इसको आप देखें, मैं जो अपना प्रैक्टिकल अनुभव है वही मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद प्रोडक्शन काफी अच्छा आता है, इसमें कोई असर नहीं। और आफ्टर 1.5 साल के बाद आप केमिकल से फ्री उसको छोड़ सकते हैं। नहीं, आपकी बात से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और मैं दवा के यूज करता हूं। मैं आपको बोलूं कि मैं सारी सीड्स भी जो है मेरी, मैं तो मक्का भी एजोटोबैक्टर और पीएसबी के साथ यूज करता हूं, सीड ट्रीटमेंट करके यूज करता हूं, क्योंकि हमारे जमीन में ऐसे भी मतलब फास्फोरस की और बोरोन की कमी रहती है, और जिंक की कमी रहती है, फास्फोरस, जिंक और बोरोन की कमी रहती है। तो हम जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया तो बाद में देते हैं। मैं वेस्ट डिकम्पोजर यूज करता हूं, मैं गोबर के साथ यूज करता हूं, मैं अपनी सारी गोबर डिकम्पोज करने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करता हूं। आजकल एसएसपी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं अपने गोबर के साथ ही एसएसपी मिला देता था, मतलब हर ट्रॉली के पीछे लगभग 2 बोरा में एसएसपी डाल देता था उसमें, और मैं उसके साथ ही वेस्ट डिकम्पोजर तो उसमें हमेशा रहता ही है, हमेशा। मैं उसके अलग से मतलब एनपीके कंसोर्शिया है वो डालता हूं, जब जो वर्मी कंपोस्ट होता है मेरा उसके साथ डाल के मैं खेत में डालता हूं। मेरे खेत में आपको केंचुए मिलेंगे पूरा। तो ऑर्गेनिक इनपुट से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, बड़ा अच्छा है, पर वो मेरे लिए फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट बहुत अच्छा है, मेरे लिए वो फॉर इंप्रूविंग यील्ड बहुत अच्छा है, उससे उपज भी बढ़ती है, मेरे फूड की क्वालिटी बढ़ती है मेरे प्रोड्यूस की। पर मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं कि मैं ऑर्गेनिक हूं, क्योंकि मेरे लिए मैं पेस्टिसाइड डालूंगा यदि मुझे कीड़ा दिखेगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक के चलते मैं अपने क्रॉप को स्पॉइल होते नहीं देख सकता, ये मैं कह रहा हूं। और मेरा प्रॉब्लम ये रहा है ऑर्गेनिक में कि बिना पेस्टिसाइड्स के मैं फार्मिंग नहीं कर सकता हूं आज। मैं कर लूं, मैं अपना फील्ड ये कर लूंगा, पर मेरे पास के फील्ड में यदि व्हाइट फ्लाइज हैं मेरे, इसकी मतलब व्हाइट फ्लाइज छोड़ दी, व्हाइट फ्लाइज टोबैको यही है, सेमी लूपर हैं, टोबैको कैटरपिलर है, तो भी मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, तो मैं क्या करूंगा ऑर्गेनिक लेके।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक इनपुट्स ना यूज करें, हम जोरदार यूज करें। सर प्लीज प्लीज, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, हम लोग एकदम पॉजिटिव डिस्कशन करें, आपसे बहुत सारी बातें हम लोग सीखेंगे। और मैं ये कर रहा हूँ, तो आप तो इतने वेल क्वालिफाइड है सर, पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जो जब सॉइल हैवी होगा, आपने कार्बन की मात्रा की भी चर्चा की स्टार्टिंग में अपने टॉपिक्स में, और जब कार्बन हमारे सफिशिएंट मात्रा में, हमारे 1% से एबव कार्बन जब हमारे सॉइल में हो जाता है और ह्यूमस का प्रेजेंट हो जाएगा, अच्छा ह्यूमस हमारे सॉइल में हो गया, तो नेचुरली है कि हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। और आपके कंसेप्ट में जो दिमाग में बैठा है ना सर, इसको प्लीज पॉजिटिवली लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो प्रैक्टिकल किया हूँ वही मैं बता रहा हूँ, यानी तो ये कंसेप्ट जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने डाल दिया है, ये इसको सीधा गलत बोल रहा हूँ, इसको पॉजिटिव ले लेंगे। बात को डिस्कशन में हमको एक दूसरे से फायदा लेना है, नहीं हम बात तो प्रैक्टिकल अनुभव से, आपने इतना अनुभव किया, तो मैं कह रहा हूँ कि डिजीज आएगा ही नहीं अगर हमारा सॉइल हेल्दी है। तो क्या कोरोना आया तो हर एक लोग को इफेक्ट तो नहीं पहुंचा पाया, ये नहीं, ये कि जब सॉइल हेल्दी होगा, सॉइल हेल्दी का मीन्स कि हर एक तत्व संपूर्ण मात्रा में हमारे मिट्टी में विद्यमान है, यानी तो मैं पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक में आपका आप प्रैक्टिकल करके देखें। मैं छोटे से प्लॉट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, पेस्टिसाइड्स में बताऊंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे प्लीज, क्योंकि आपके जैसे लोगों से कनेक्ट होना अच्छी बात है कि हम लोग का ग्रुप अच्छा डेवलप होगा। तो मैं पेस्टिसाइड बताऊंगा सर ऑर्गेनिक का, और पूरी मात्रा में आपको कंट्रोल करेगा, पूरी मात्रा में कंट्रोल करेगा। रंजन जी, अगर मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ आपको, और शिशिर जी, आप दोनों की बातें मतलब सबों ने सुनी और दोनों के विचार जाने, और यही उद्देश्य है इस मंच का कि अलग अलग तरीके के विचार आए, उससे फायदा उठाया जाए। तो विचार हो गया, दोनों के विचार पता चल गए। मेरे ख्याल से दूसरों को मौका देना चाहिए थोड़ा, उनके मन में कोई सवाल हो तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमने सोच लिया, जान लिया दोनों के विचार, तो आगे बढ़ते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं जरा। तिवारी जी, हमारा एक प्रश्न है और सजेशन कि ये जो दोनों लोग हैं, शिशिर जी हैं, रंजन जी हैं, यहाँ पंकज जी भी हैं जी, मैंने शायद एक बार कुछ महीने पहले और भी उठाया था, इनकी इतनी एक्सपर्टीज है, तो क्या ये संभव हो सकता है कि छोटे किसानों के लिए जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, जैसे शिशिर जी कह रहे हैं, एक साधारण लोग जो गांव में होते हैं, 2 एकड़ से 5 एकड़ वालों के लिए क्या एक छोटी सी एक पेज पर गाइडलाइंस, जो कि अकेली गाइडलाइंस सिर्फ पेपर वाली ना हो, ये तो मिल जाती है ऑनलाइन, रियल में अनुभव के आधार पर कि ये चीजें की जा सकती हैं, जैसे मेड़ पर दलहन लगाई जा सकती है, कितना क्या डिस्टेंस, ऐसा एक थोड़ा सा, और ये लोग मिल करके एक आध बार मीटिंग करके क्या ये तैयार किया जा सकता है जिसको कि डायरेक्ट छोटे किसान प्रयोग कर सकें, जिनको हम उन किसानों तक भेज सकें तक कि ये चीजें ऐसे प्रयोग की जा सकती हैं। मैं ऐसा करता हूं कि अगर यहाँ पर कोई वॉलंटियर करना चाहें तो करें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई एक कदम उठाया जाए, तो मैं इंतजार करूंगा थोड़ा कि कोई बताए कि हाँ वो करना चाहते हैं, और नहीं तो एक दूसरी मीटिंग हम कर लेंगे व्यक्तिगत रूप से, एक क्लास की तरह नहीं, और उसमें देखेंगे कि 2-3 लोग मिलके अगर वो बना सके तो। लेकिन ये आइडिया बड़ा अच्छा है, क्योंकि छोटे किसानों के लिए शिशिर जी, रंजन जी, विमल जी, पंकज जी, आप लोग तो सब एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, कि वो जरूरी है छोटे किसानों के लिए एक कुछ ऐसी चीज हो। अब जैसे बहुत कम लोगों को पता है, जो शिशिर जी ने बताया कि मेड़ पर आप कुछ इस तरीके के पेड़ लगा सकते हैं, या किस तरीके से आप वर्टिकल खेती करते हैं, या सिंचाई के लिए जो रेन वाटर यूज करते हैं 1500 रुपये में किस तरीके से किया जा सकता है। इस तरीके की चीजें अगर कुछ लिख के उनके सामने हो तो थोड़े दिन के बाद वो आदत पड़ जाएगी, फिर उनको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो गाइडलाइंस हो तो कैसे बनेगा वो सर सोचते हैं। अगर इसमें कोई उसको वॉलंटियर करना चाहता है तो यूर वेलकम। तिवारी जी, 10,000 पेज मैं आप 10,000 वर्ड्स का राइटअप मैं आपको आज भेज दूंगा। अभी जैसे ही कॉल खत्म होती है
बिकॉज वो बोलते हैं ना पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। जी तो मैं 10 फोटोग्राफ्स भेज दूंगा जो मैं कर रहा हूं, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, नॉट अफ्रेड टू फेल, मतलब क्योंकि मैं थोड़ी फेलियर्स मैं ले सकता हूं, आज मैं सक्षम हूं, तो मैं फेलियर्स ले सकता हूं, तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, और बड़ी सारी एक्सपेरिमेंट की। मेरा बहुत सारा टीक, मतलब करीब 1,000 पेड़ मेरे टीक के 1.5 साल के पिछली बार बाढ़ में बह गए। बाढ़ में बह गए मतलब वाटर लॉक था करीब 90 दिन के लिए, एक बांध टूट गया पास में जी। तो वो फ्लड लाइन के ऊपर है, सारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगा लिया मैंने, लेकिन वो मतलब एक्ट ऑफ गॉड उसके बाद भी है, तो वो डूब गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जो सरवाइव कर रहे हैं आज, वो उसके पिक्चर्स मैं आपको आज भेजूंगा। वो करीब 2 साल के पेड़, 1.5 साल के पेड़ हैं करीब वो, ठीक है, जहां वो लगाए हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। दूसरी प्लॉट्स में महोगनी है, मैं अपने दूसरे प्लॉट्स में जा नहीं पा रहा हूं, तो वहां के पिक्चर्स मैंने, ये मेरे कैमरा में जो थे, क्योंकि मैंने कैमरा रिसेंटली चेंज किया है अपना फोन, तो मेरे फोन में जो कैमरा में था वो मैं कुछ पिक्चर्स आपको भेज रहा हूं। जैसे कि मैं डेयरी में साइलेज बना रहे हैं अपने लिए, जो कि वो, क्योंकि देखिए जो 2 एकड़, जहां आपने कहा कि 2 एकड़ का फार्मर, प्लीज रियलाइज कि एग्रीकल्चर एक 5,000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो एग्रीकल्चर में वो 2,000 रुपए में अपनी फैमिली का बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बना सकता। मतलब YouTube की आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए कि मतलब 1 एकड़ से उसने 5 करोड़ कमा लिया, ये कमा लिया, वो कमा लिया, कुछ नहीं, विल कम टू ग्रीफ। 1 एकड़ में 5 करोड़ नहीं बन सकता, 1 करोड़ नहीं बन सकता। तो ही इज नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम प्योर एग्रीकल्चर। वो एक 5,000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसमें इंक्रीमेंट्स छोटे छोटे ही पॉसिबल हैं। कुछ हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, यदि बड़े मार्केट के पास है तो वो वैल्यू एडेड फार्मिंग में जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको सिर्फ 2 एकड़ पे प्योर एग्रीकल्चर लाइक इन फार्मिंग वो वायबल नहीं है। उसके लिए उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि वो उसके साथ डेयरी करे, उसके साथ वो पोल्ट्री करे, उसके साथ वो गोट्री करे, उसके साथ वो पिगरी करे, वो बाकी सारी चीजें करे, या फिर एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज में जाए। ही कैन मेक अ लॉट मोर मनी बाय जस्ट पुटिंग दैट लैंड टू वेयर हाउस एंड स्टोरिंग द ग्रेन्स। अभी मक्का आएगा, 1.5 महीने स्टोर करेगा, ही विल मेक 200 रुपीज अ बैग। ये क्रॉप है जिसका कि 71 साल में 70 साल हार्वेस्ट के बाद दाम नहीं घटा है, सिर्फ 1 साल दाम घटा है हार्वेस्ट के बाद। तो उस तरह की चीजें हैं जो लोग यूज कर सकते हैं। तो वो एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज हैं, पर सिर्फ एग्रीकल्चर प्योर फार्मिंग 2 एकड़ 3 एकड़ में उसके लिए वायबल नहीं है। तो he will make the same money that he can do by working as a daily wage laborer. जी, तो वो समझ में आ गया। आप जो भेजेंगे पिक्चर्स, अगर उसके साथ थोड़ा वर्णन हो कि वो क्या है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आएगी। और इस ख्याल से कि छोटे 2 एकड़ तो नहीं, 5 एकड़ के फार्मर्स बहुत हैं, और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। कहाँ से शुरू करें एज ए स्मॉल फार्मर, उस तरीके की चीज़ सोच के अगर भेजें तो हम ऐसा करेंगे कि उसको लेके थोड़ा 2-3 लोग और भी देख लेंगे उसको, और एक नए नज़रिए से एक गाइडलाइन जैसा बना लेंगे हम एक पेज का। तो इट इज जस्ट क्या बोलते हैं उसको, चीट शीट जिसको बोलते हैं ना अमेरिका में, वो चीट शीट रहेगी कि किसी भी छोटे किसान के लिए कि कहाँ से शुरू करे, क्या करे। तो वैसा हमारे पास कृपा होगी शिशिर जी। इनफैक्ट हमारे पास जो 2 नेपाल से हमारे पास हैं लोग, उनका बहुत तजुर्बा होगा, वो शेयर करें यदि यहाँ, क्योंकि मैंने देखा है जो नेपाल की एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां लगभग एटलीस्ट पहले तो अरहर लगाते थे हमेशा मेड़ पे। अभी लगाते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग अब अरहर नहीं लगाते हैं। पिछली बार मुझे जब सीड खरीदना था तो मैंने कहा, वो जानता है कि मैं बड़ा फार्मर हूँ थोड़ा, तो मैंने कहा कि भैया मुझे 10 किलो सीड चाहिए, तो 10 किलो अरहर ला देना। तो बोला सर पक्का ना, मैं मंगा दूं? तो बोले हाँ मंगा दो, पर ऐसे क्यों पूछ रहा हो? बोला कि सर पिछली बार 5 किलो मंगाया था 2 साल पहले, उसमें भी 1.5 किलो अपने घर पे लगाना पड़ा। तो मतलब ये हम लोग रोज खाते हैं, पर दीज क्रॉप्स आज मुझे कहीं अरहर दिखता नहीं, नोबडी यूजेस दीज। और हम ठीक है लैंड ना यूज करें, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, पर हम मेड़ पे लगा सकते हैं अपने। उनका तजुर्बा होगा, वो लोग लगा रहे होंगे, अभी लगाते हैं नहीं लगाते हैं मुझे नहीं पता, पर मैंने वहां देखा है, ये मुझे बिल्कुल यकीन है। रंजन जी हैं, विमल जी हैं, नेपाल से, दोनों बता सकते हैं। मैं शिशिर जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ,
मेरा घर बरहिया हुआ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैं नेपाल में ही लास्ट जॉब था। मैं रिटायर हुए 4 साल से ऊपर हो गए, इसलिए मैं नेपाली ही कहला रहा हूँ। जी जी। तो शिशिर जी ने जो बताया है बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल बताया है कि कौन? सुरेंद्र जी ने जो बोला रंजन जी एक तो मिनट खड़ जाइए उसमें जरा, विमल जी कुछ बोल रहे हैं। विमल जी बोले। विमल दा प्लीज 1 सेकंड। सुरेंद्र सर मैं बोल रहा था वो ठीक सर। डेयरी की बात जो बताया, डेयरी की बात जो उन्होंने शिशिर जी बताया, एक प्रश्न अगर स्टार्ट हो गया तो उसको क्लोज किया जाए फाइनली, तब दूसरे नहीं अगर कहते हैं तो मैं रोक देता हूँ। लेकिन मैं वही बता रहा था प्रैक्टिकल जो बताया उन्होंने कि 2 एकड़ का जो प्रश्न आया सुरेंद्र जी का, तो उसमें 2 एकड़ में जो उन्होंने डेयरी हुआ, पिगरी हुआ, गोटरी हुआ, ये सारा चीज, डेयरी बहुत ही अच्छा इनकम देता है, उन्होंने पहले भी वर्णन किया। तो 2 एकड़ वाले के लिए वो यही सब चीज अच्छा रहेगा, इसी यही मैं कहना चाहता था। चलिए जी जी। शिशिर सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हाजीपुर में किस जगह पे रहते हैं? मैं गंवार बिहारी हूँ विमल जी। मैं हाजीपुर से समस्तीपुर के रास्ते में उस हाईवे पे हूँ मैं। मेरा गांव हाजीपुर से करीब 40 किलोमीटर है। क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी फार्मिंग शुरू की है और जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे लगता है that can be a model farming for Nepal also. इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं आप। मैं एक दो बात आपको कहना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ थोड़ा। आपने जो सुपर नेपियर लगाया अभी घास, उससे भी अच्छी घास अभी आई है, जाइंट किंग ग्रास। That is easily palatable to the cows and buffaloes, and उसका मुझे लगता है 1% से 2% ज्यादा शायद प्रोटीन परसेंटेज आई है उन्हें। और उसमें जो सुपर नेपियर में साइड में जो धार जैसा होता है, थोड़ा उनको आप हाथ लगाते हैं तो उसमें कटिंग हो जाता है, डर लगता है कि कहीं काट ना दे, तीखी होती है वो साइड में, वो भी नहीं होता है जाइंट किंग ग्रास में। अभी आया है, ताइवान से है वो। ये सुपर नेपियर थाईलैंड में एक वैज्ञानिक ने उसको डेवलप किया था। ये जाइंट किंग ग्रास अभी ताइवान से डेवलप हुआ है, और इंडिया में भी मुझे लगता है 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, बहुत उसका प्रचार नहीं हुई है। तो यू कैन सर्च इन द गूगल, सॉरी यूट्यूब। आपको क्या कहते हैं, सूरज को दिए दिखाना जैसा है। आप एयरटेल के सीईओ को हम लोग क्या बताएंगे, क्या करना है? विमल जी आपको जान के बहुत खुशी होगी कि करीब 20 दिन पहले हम लोग ये पूसा के वेटनरी डिपार्टमेंट, पूसा यूनिवर्सिटी हमारे घर से करीब 15-16 किलोमीटर है, तो वहाँ के एक डेयरी के स्पेशलिस्ट थे, क्योंकि हमने उनको बुलाया था कि हम साइलेज पिट बनाना चाहते थे कि वो हमें मदद कर दें, सुपरवाइज कर दें कि कैसे होता है। तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल। एक्सटेंशन के मतलब एक प्रोफेसर थे, उनके साथ वो आए, और मतलब हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ। मेरे भैया जो हैं, मेरे बड़े भाई साहब, वो एक्चुअली ही इज द वन हु लुक्स आफ्टर डेयरी, मैं नहीं यूज करता। और मैं वहाँ उस मीटिंग में था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो हमारे फार्म्स में थे, मैं कुर्सी के तौर पे बैठ गया। तो वो हमें कुछ अगले 15-20 दिन बाद, जब हम थोड़ा फ्री होते हैं इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि हम अभी साइलेज का बनाने का प्रोजेक्ट ये कर रहे थे, और अपनी एनिमल मतलब अपनी फीड, हाँ डेयरी में एक मिनट के लिए मैं डाइवर्शन लेता हूँ। डेयरी कोई करने जाता है तो उसके लिए 2 सबसे बड़ी चीजें होंगी कि एक वो अपने ग्रीन फॉडर का प्रबंध कर ले या साइलेज का प्रबंध कर ले। इनफैक्ट स्पेंट ग्रीन हमने वो भी ट्राई किया, वो भी बड़ा अच्छा लगा हमें, जो पुट्टू बोलते हैं, जो मतलब बियर फैक्ट्रीज वगैरह का वेस्ट आता है, तो वो हर समय मिलती नहीं है, कुछ महीने मिलती है, कुछ महीने नहीं मिलती है। तो वो भी बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा हमारा उसके लिए। और ये जो है, और उसके साथ जो एनिमल फीड है अपना, यदि वो अपना बना सके, क्योंकि जो आपको पैकेज्ड एनिमल फीड आएगा वो तो जो मतलब मिल्चिंग है, नहीं मिल्चिंग है, प्रेग्नेंट है, सबके लिए लगभग एक ही वो स्टैंडर्डाइज्ड ये रहता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से उसको ऑल्टर कर सकते हैं को, और आपका कॉस्ट ऑफ फीडिंग जो है
वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है डेयरी में। तो कॉस्ट ऑफ फीडिंग आप मैनेज कर सकते हैं यदि आप उसका इंतजाम कर लें तो वो बड़ा क्रिटिकल है। और जो मैं कह रहा था कि वो बड़ी मतलब पूसा के प्रोफेसर वाली बात कर रहा था कि अगले 15-16 दिन में हमारे पास वो कटिंग्स आ जाएंगी, वो जो रनर्स होते हैं जिनसे हम उनको प्लांट कर सकें। तो उसके लिए हमने खेत भी तैयार कर लिया है और हमारे पास वो ग्रास आ जाएगा। मुझे नाम याद नहीं था, इसलिए मैंने सुपर नेपियर लगा हुआ है हमारे यहाँ भी, जिसके मैं कुछ पिक्चर्स पोस्ट करूंगा। बस थैंक यू इसका मतलब ये समझे कि जाइंट किंग ग्रास आपको मिलने वाली है अभी। हाँ, शायद मुझे नाम मैं यकीनन नहीं कह सकता, पर उन्होंने कहा कि एक नया जो डिस्क्रिप्शन आप बता रहे हैं, उसका हुलिया जो बता रहे हैं आप कि ये नया आया है, अभी ये कर रहे हैं, तो पूसा की एक्सटेंशन से हमें मिल रहा है वो। तो दूसरी बात ये है कि अब मैं अभी काठमांडू में हूँ, तो यहाँ से तो रक्सौल तो नजदीक है, वहां से आपको अगर आप परमिशन दें तो अक्टूबर आफ्टर रेनी सीजन आई एम विलिंग टू कम टू योर प्लेस। I'll be delighted. मैं आपको एस्कॉर्ट भेज दूंगा जो आपको रक्सौल से लेके यहाँ आ जाए। ठीक है सर। तो रक्सौल से 3 कि ये जो भेजेंगे ना आप, तो मुझे भेज दीजिएगा, या हाँ मुझे भेज दीजिएगा और मैं उसको मतलब 1-2 पेज में समराइज करके फिर से आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे। तो मेरे पास 2 पॉली हाउस हैं। तो एक मेरा है, एक भैया का है उसमें, बिकॉज वन बेनिफिशियरी कैन गेट ओनली वन। तो हमारे पास करीब आधा एकड़ का मेरा पॉली हाउस है, तो 2 पॉली हाउस हैं हमारे। और है सरकार से बढ़िया सब्सिडी भी अवेलेबल है उसके लिए। तो पॉली हाउस बढ़िया ही है, पर मतलब थोड़ा आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा और उसके साथ थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम आएगी आपको पहले साल, तो आपको सरकार असिस्टेंस भी दे देगी, लेकिन सीडलिंग्स वगैरह में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड बहुत एक्सपेंसिव सीड्स हैं जो मतलब पॉलीहाउस कल्टीवेशन के लिए ना, जो टोमेटो या दूसरे सीडलिंग्स आप यूज़ करेंगे, तो पॉलीहाउस का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करना चाहते हैं आप, तो वो मतलब आपको सीड की सोर्सिंग बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी और फिर अपना सैपलिंग्स वगैरह बनाना पड़ेगा, वरना बहुत महंगा पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप 3000 मतलब सैपलिंग्स लगा रहे हैं उसमें, तो 3000 यदि आप 10 रुपये खरीदेंगे तो आधे एकड़ का आपका खर्चा हो गया 30,000 रुपये, मतलब सीड में। फिर आप मान लीजिए 85% सर्वाइवल ये सब करके थोड़ा 15% एक्स्ट्रा सीड्स आप सीडलिंग्स खरीदेंगे, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो वो नॉर्मली जो मतलब शौक के लिए आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा क्रॉप हुआ मेरा शिमला मिर्च का। बट सेकेंड ईयर वी हैड फ्लड्स, तो इसलिए मैं मतलब आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। तो इस साल डीले हो गया मेरा क्रॉप प्लांटिंग में, तो ठीक है। बट पॉली हाउस मेरा पहले साल का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। एंड नीड्स एनी हेल्प, ये मैं आपको 1-on-1 बता दूंगा। कुछ जुगाड़ भी हैं, कुछ तरीके हैं, रंजन जी बता देंगे, दूसरे लोग बता देंगे, कुछ तरीके भी हैं। आप ICAR से हैं तो आप पूसा से हैं तो आपके लिए और भी आसान होगा। देर आर गवर्नमेंट मेथड्स जिसमें आप सस्ते में जुड़ा हो जाए। You just need one guy to put you in touch with one known guy, वो हो जाएगा। वरना मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, ऐसा क्या है, मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा देतिया में। एंड आई हैव गॉट कॉन्टैक्ट्स, तो कई स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो 1-on-1 आई कैन टेक यू थ्रू दोस। और बढ़िया स्कीम्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट कैन बी मैनेज्ड। आप इट कैन कॉस्ट यू एज लिटिल एज 2 to 3 लाख रुपीज फॉर हाफ एन एकड़ पॉली हाउस, obviously with subsidies, और भी बड़ी benefits हैं, तो virtually it becomes free for you।
विमल जी कुछ बोलना चाहते थे। हमारे पंकज जी आईसीआर से हैं, वो शायद कुछ कहना चाहें। अभी आईसीआर की बात हो रही थी इसलिए मैं उनको इन्वोक कर रहा हूँ। विमल जी, मैं ये पूछना चाहता था कि अभी साइलेज का बात आपने किया था सुजीत सर। जी, साइलेज कितनी कैपेसिटी आप लगा रहे हैं प्लांट? साइलेज हम करीब करीब 20 एकड़ मक्का तो कर चुके हैं उसमें। करीब करीब 15-16 एकड़ फीड भी कर चुके हैं उसमें। तो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। साइलेज का जो बेलिंग कैपेसिटी है आपका पर डे कितना है? नहीं, हम बेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम पिट साइलेज बना रहे हैं, पिट साइलेज। अच्छा, हम बेल यूज कर रहे थे, पर वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एंड मशीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एक्चुअली यहाँ एक राज डेयरी वाला है, उसकी एक सिस्टर कंपनी है, दे मेक इट, दे हैव अ मशीन, तो वो हार्वेस्टर और ये, बट समहाउ वी कुडंट टाई अप द लॉजिस्टिक्स। तो वो लोग समस्तीपुर के ही हैं, तो वी कुडंट टाई अप द लॉजिस्टिक्स, तो इसलिए हम वो पिट साइलेज बना रहे हैं और ट्रैक्टर से बड़ा अच्छा बन रहा है अभी तक, तो टच वुड बड़ा है। इट्स प्रीटी बिग। आपने जो दूसरी बात कही थी डंग ड्राइंग का, वो आप अहमदाबाद से लिया है आपने मशीन? किस चीज का? सॉरी, डंग ड्राइंग का, गोबर का जो सुखाते हैं आप? डंग ड्राइंग का नहीं, एक्चुअली एक लोकल ही, एक्चुअली दैट्स द फर्स्ट मशीन इन बिहार। पर हमारा लोकल ही एक बंदा था, तो वी सॉ हिज एटीट्यूड, बड़ा अच्छा था। मशीन तो बड़ी सारी सोर्सेज से मिल सकती हैं, पर वी वांटेड कोई जो बंदा यहाँ पे आके मतलब इंस्टॉल कर सके, कल खराब हो तो वो सर्विस कर सके। तो वी सॉ हिज एटीट्यूड विद सर्विस वाज प्रीटी ग्रेट, तो इसलिए हमने उसको वी गेव से हिम एन अपॉर्चुनिटी। ये एक्चुअली पूसा के ही एक वेट के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ही रेकमेंड किया था, उसको इंट्रोड्यूस कराया था। तो वो कुछ मिनरल मिक्सचर भी देता है हमें, मतलब अपने इसके लिए मिनरल मिक्सचर भी है उसका, और ये काउडंग ड्राइंग मशीन भी है उसी की। कितने में बन गए आपके लिए जो बनाया? साइलेज पिट का कॉस्ट तो मुझे भैया से पूछना पड़ेगा, बिकॉज़ ही इज बीन द वन हु इज लुकिंग आफ्टर काउडंग का। मैं अभी पूछ के बताता हूँ। हाँ, शायद 85,000 ओनली। हाँ, इट्स अ स्मॉल मशीन, पर उसके साथ जो, तो उसमें वो लकड़ी नहीं बनाता, इट जस्ट गिव्स यू काउडंग पाउडर। ठीक है, पाउडर बनने से हो जाएगा। पाउडर बनने के बाद तो आप उसमें वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन डाल दीजिए, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। मैं क्यों डालूंगा सर वेस्ट डिकम्पोजर उसमें? मैं वेस्ट डिकम्पोजर पानी में ना डालूं? पानी में भी डालूंगा ना। हाँ, पानी में भी डालूंगा और इसमें भी डालूंगा अलग से। इसको मैं वर्मी कंपोस्ट बेड में सीधा डाल दूंगा। ठीक है, आप उसमें भी डाल दीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अभी मेरे एक दोस्त ने वो इंडिया से मशीन मंगवाया था, यहाँ नेपाल का एक डीलर के थ्रू। तो that machine is lying on his pig farm. He has got a pig farm. तो बेचारे, मुझे लगता है उसको करीब 6 लाख नेपाली, ऐसा 6 लाख या कुछ ऐसे बता रहा था, उतना पड़ गया है और वो मशीन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मेरे पूछने का मतलब क्या है, बाकी अगर वो उतनी सस्ते में बना सकते हैं आपके हाथ में, तो यहाँ मार्केट है उसके लिए। हाँ, ये तो आप ये दे दीजिए, मैं उसको मतलब रेफरेंस दे दूंगा। और मुझे पता नहीं ये लोग चिकन वालों को क्यों नहीं बेचते हैं, जिनके यहाँ हमेशा वो वेट इसका प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उनके बहुत काम की आ सकती है ये मशीन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर्विस हो ना। तो दो इट्स न्यू, हम अभी 3-4 दिन ही यूज कर रहे हैं इसको, पर बड़ा अच्छा है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं वो भी पोस्ट कर देता हूँ, मैं सुरेंद्र जी को भेज दूंगा। उनका आज स्पैम अटैक हो जाएगा, उनका आज क्रैश हो जाएगा कंप्यूटर पूरा, क्योंकि मक्का लगाया है उन्होंने। तो मक्का, क्योंकि कुछ लोगों का खेत नहीं सूखा, तो गेहूं का दे फॉरवेंट गेहूं, और उस समय तक खेत नहीं सूखा था, उसके बाद मक्का लगाया, तो वो अब हार्वेस्ट होगा और महीने भर बाद, तो धान भी डिले हो जाएगा इनका, तब तक शायद फिर फ्लड आ जाए। तो व्हाट वी डिड इज कि हमने उनको कहा कि भैया वी स्प्रेड द वर्ड कि जिसके पास भी मक्का हो इसका है, इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में तुम मुझे दे सकते हो, तो आई बाय द होल थिंग फ्रॉम यू, तेरे पेड़ के सहित। तुझे सुखाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब छीलने की भी जरूरत नहीं है, तू ले आ पूरा, मैं साइलेज कर लूंगा। तेरा एक खेत देख के मैं तुझे रेट दे दूंगा कि इतने का ही है।
एंड वी गिव देम अ रेट विच बेसिकली मेक्स अप कि उनका ग्रेन के साथ जो ये हो उससे थोड़ा ज्यादा ही हो, तो वो मिल गया, एक साथ उसका खेत भी खाली हो गया, ही कैन डू दैट। तो उस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं हम उनको। और देख के फिर कई लोग बोलते हैं कि अब हम ठीक है, हमारे पास भी गाय हैं, तो आप इतना ले लीजिए, पर आप हमें इतना साइलेज भी दे दीजिएगा। तो वी हैव नॉट गॉट इनटू दोस डील्स, बट होपफुली दोस डील्स विल आल्सो वर्क आउट। या फिर वो खुद बनाने लगेंगे, तो वो देख के तुम भी बनाओ, तुमको जो मदद चाहिए हम करते हैं ना। नहीं, मैं सब सुन रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब जो नॉर्मल कर्व वाला जो बात कर रहे थे, उनके लिए आपने कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, जैसे मेड पर चीज़ लगाने की, या जो एलाइड एग्रो वर्क है, पशुपालन की, मुर्गी पालन की, वर्टिकल खेती की, ये सब छोटे खेतों में लोग कर सकते हैं। आपका कहना एकदम सही है कि इनकम ही अगर कमाना है तो दूसरे रास्ते हैं इनकम के, खेती करना ही इनकम नहीं है। या दूसरी चीज़ आपने बताई कि आप लीज कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हमें लोगों को बताने होंगे, एंड हाउ डू वी रीच दैट लेवल, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। एनीवे, वी हैड अ गुड डिस्कशन हियर। आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज एनी अदर थॉट्स एंड कैन शेयर हियर। वो लोकली अवेलेबल है, ये सिंपल पाइप है, उसमें छेद रहता है। कैसे काम कर रहा है मैं आपको, मैंने वो फोटो पेस्ट किया है उधर, पाइप उनको वाला भेजा है। पाइप वाला फोटो है ना? हाँ, पाइप वाला फोटो है ना, जिसमें खेत पट रहा है, आधा पटा हुआ आधा सूखा हुआ है। अच्छा, सिंगल पाइप है। किस कंपनी का? रेन पाइप। आप वीके सर्वोत्तम रेन पाइप, आप गूगल ये यूट्यूब कर लीजिए, वीके सर्वोत्तम रेन पाइप किट। अच्छा, वीके का है। हाँ, दूसरे लोग भी हैं, वीके का थोड़ा अच्छा है। हाँ, उसका वो मैंने देखा था यूट्यूब में वीडियो उसका, वीके का। हाँ, वीके का हम साइलेज बैग, भूसा का बैग भी है ना, क्योंकि भूसा स्टोरेज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी अपनी, क्योंकि भूसा अभी 5 रुपए किलो मिलता है और फिर लेट सीजन में वो 10-11 रुपए किलो बिकता है, तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमने इस बार भूसा का बैग ले लिया। हमारा वो तैयार नहीं हो पाया टाइम से स्टोरेज के लिए, तो थोड़ा तो स्टोरेज के लिए हमने बनाया है, उसमें 100 क्विंटल आ जाएगा, पर उतने से काम चलेगा नहीं हमारा। तो हमने उसके लिए भूसे का बैग लिया है, वो बड़ा बढ़िया बैग है, उसमें 6 क्विंटल 8 क्विंटल अट जाता है। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा है, उनका नया ही आया है, तो वो बड़ा अच्छा स्टोरेज के लिए है अपने पास। लेकिन हमने भी उसको कुछ ज्ञान दे दिया यूजर फीडबैक कि ये तुम्हारा स्टिचिंग डालो, जहां स्टिचिंग है वहां डबल करो, उसके ऊपर एक फ्लैप दो, जैसा वो आर्मी वाले। सलाह, किसी को भी कोई पिक्चर ना, यदि कोई चीज जो सुनी हो और कई बारी बिना देखे वो समझ में नहीं आता है कि क्या है, इट्स बिकॉज इट्स लाइक डिस्क्राइबिंग माधुरी दीक्षित टू समबडी। तो यदि किन्हीं को ये चाहिए कि आप कैसे करते हैं या कहाँ है ये या कैसा दिखता है, तो वो पिक्चर यदि उसमें छूट भी जाए, क्योंकि समरी में आप ऑब्वियसली नहीं ये कर पाएंगे, इफ समबडी नीड्स, या जनरल इंटरेस्ट का नहीं हो, शायद एक ही के इंटरेस्ट का हो, जैसे मान लीजिए किसी को रेन पाइप का ये है कि कैसे ये है, तो मैं कुछ लिंक्स भेज सकता हूँ उनको, पिक्चर भेज सकता हूँ उनको, 1-on-1 ग्रुप में ही पोस्ट कर देंगे यदि, तो मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। 1-to-1 भेजें या जनरल ये है तो जनरल के लिए भेज दूंगा, जैसे चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ग्रुप में व्हाट्सएप तो होगा उनका, 1-on-1 वो प्राइवेट में भेज देंगे, उनको भेज देंगे हम। जिसको भी कोई सवाल हो ग्रुप में भेज दें, तो उसका ये फायदा ये रहता है कि हर आदमी को पता चल जाता है, हर आदमी कुछ न कुछ से पिकअप कर लेता है, सीख लेता है, तो ये फायदा है। तो जिसको भी जो सवाल हो ग्रुप में भेजें, और वो हम जरूर शिशिर जी के साथ शेयर करेंगे। ओके तिवारी जी, अखिल जी, should we close? All right, so we are going to close. Thank you everybody for coming. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। रात हो गई है वहाँ काफी, तो आप लोग आराम करें, और अगले सैटरडे को मिलेंगे फिर। नमस्कार। ओके, शुभ रात्रि।